नमस्कार दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में फिर से सत्ता पलट होने वाला है? जैसा कि हमने अभी जो पिछला सिनेरियो रहा है, वो चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उधर किस तरीके से जनता ने विद्रोह किया है और वहां की सरकारें पलट गई, वही क्या इंडिया में होने जा रहा है। और अचानक से अमेरिका भारत के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है, भारत के प्रति इतना खराब रवैया क्यों अपना रहा है। Before the Trump administration's additional 25% tariff penalty on India over और जो देश का प्रतिपक्ष है वो अचानक से विदेशी बोल क्यों बोल रहा है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. वो फिर चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे धार्मिक हो, फिर चाहे सेना को लेके जो बयान दिए जाते हैं, फिर चाहे वो हो, जहां जहां भी सत्ता पलट हुई वहां पे एक शब्द कॉमन था, वो था डीप स्टेट। अब ये डीप स्टेट क्या होता है, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीधी भाषा में बोलें तो डीप स्टेट का मतलब होता है छुपी हुई सरकार। ऐसे लोग या नेटवर्क जो चुने नहीं गए हैं लेकिन वो सरकार से काम करवाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया। यह सरकार को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तुर्की में इसे डेरेन डेवलेट कहा गया है, यानी कि शैडो गवर्नमेंट। पाकिस्तान में यह शब्द आमतौर पर कॉमन है, जहाँ पे ISI और जो वहाँ की आर्मी है उसको डीप स्टेट कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में एक PM नहीं, एक आर्मी रूल करती है। तो क्या यही चीज बाकी देशों पे लागू होती है? तो कहेंगे जी हाँ। अगर देखा जाए डीप स्टेट किस तरीके से काम करते हैं तो इसके कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे कि रिजाइम चेंज, यानी कि सरकार को बदलना। अमेरिका का इतिहास देख लीजिए। स्टीफन किंजर की किताब ओवरथ्रो बताती है कि पिछले 100 सालों में अमेरिका ने कई देशों में सरकारें गिराई हैं। कलर रिवॉल्यूशन, जैसे कि जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, सब NGO और मीडिया के सहारे हुई हैं। जितने भी देश होते हैं उसमें कोई भी NGO आप देख लीजिए, ज्यादातर जो NGO होते हैं वो विदेशों से फंडेड होते हैं और उनका एक खास नैरेटिव होता है सरकार के खिलाफ। वार इंडस्ट्री, इससे क्या होता है कि जैसे कि दो देशों में लड़ाई हो जाती है, फिर क्या होता है, जो एक देश होता है वो दूसरे देश से हथियार खरीदता है, उससे क्या होता है, कई कंपनियों को जो हथियार बेचती है उनको उससे प्रॉफिट होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले नाम आता है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनियों को। जहां जहां भी, जैसे कि अभी आप देखिए यूक्रेन में वार था तो वहां उसने अमेरिका से हथियार खरीदे थे, यानी कि इससे अमेरिका को प्रॉफिट हुआ था। डीप स्टेट क्या करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है देश की, उस पर भी कंट्रोल करता है। जो आपका शेयरिंग मार्केट होता है उसको अप डाउन करता है, कभी कभी तो इतना नीचे गिरा देता है कि देश को काफी नुकसान होता है। और इसमें WTO का दबाव होता है, शॉक थेरेपी पॉलिसी, ताकि मार्केट खुले और वेस्टर्न कंपनियां जो है वो इस देश में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और वहां से प्रॉफिट गेन कर सके। डीप स्टेट एक काम और करता है, जो आपके देश का डाटा होता है वो चाहे गूगल से लिया गया हो, चाहे फेसबुक से लिया गया हो, चाहे व्हाट्सएप से लिया हुआ, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है सर्विलांस और टैग पावर। एडवर्ड स्नोडेन ने बताया कि NSA ने पूरी दुनिया पर सर्विलांस की है। आज गूगल और फेसबुक डाटा और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके पॉलिसीज तक इन्फ्लुएंस करते हैं। I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. डीप स्टेट में एक मीडिया नैरेटिव भी चलता है। वो क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाती है। जैसे कि भारत के खिलाफ देखो तो आप कश्मीर का मुद्दा देख सकते हैं, आप जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके खिलाफ देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो डीप स्टेट है उसका काम सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, वो हर जगह, मतलब कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ करता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत में डीप स्टेट है? पुलित्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट स्टीव कॉल ने कहा कि डीप स्टेट का रूप इंडियन फॉरेन सर्विस हो सकती है। जर्नलिस्ट जोशी जोसेफ ने अपनी किताब में लिखा, इंडिया में स्टेट विद इन अ स्टेट जो कमजोर वर्गों के खिलाफ वाइज्ड है। उन्होंने NIA जैसी एजेंसियों का भी नाम। हालांकि जो सरकार है वो इन चीजों को नकारती है और वो कहती है कि ये जो देश है वो पंचशील देश है और वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को कई बार टारगेट किया गया है। एग्जाम्पल है हिंडरबर्ग रिपोर्ट, अडानी स्टॉक क्रैश, बिलियन लॉस्ट, खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा का आरोप, NGO जैसे ग्रीन पीस पर आरोप है कि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ 2 से 3% तक स्लो कर दी थी। अब इंडिया में डीप स्टेट हो चाहे ना हो, लेकिन बाहर की जो ताकतें हैं वो हमारे लिए एक नया चैलेंज क्रिएट करते हैं। तो क्या हम लोग इन चीजों से निपट नहीं सकते हैं? तो निपट सकते हैं, बस उसके लिए सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि जितने भी NGO हैं उनमें एक नियम लागू हो जाए कि इस NGO में विदेश से कोई भी फंड नहीं आएगा
और जनता को समझना होगा जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं और जो विदेशी रिपोर्ट होती हैं उनमें हर चीज जेन्युइन नहीं होती है, मतलब कि वो चीज सही नहीं होती है ज्यादातर। और हम लोग को फेसबुक गूगल पे जितना कम हो सके उतना कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सरकार को ऐसी कई चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे जो फेसबुक गूगल और व्हाट्सएप का यूजर है वो जो देश में निर्मित ऐप हो उस पर ट्रांसफर हो सके। dwight d eisenhower ने भी बताया, जो कि 1961 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपने फेयरवेल भाषण में चेतावनी दी थी कि सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स से सावधान रहना चाहिए। But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. यानी कि सेना और हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भविष्य में ऐसी शक्ति बन सकती हैं जो आपके देश का लोकतंत्र आराम से चला सकती हैं। और हमने भी देखा भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये चीजें। हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखा था कि इमरान खान पर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगा और 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है जिसमें उन्हें 342 में से सिर्फ 174 वोट मिले थे, जिसके परिणाम स्वरूप इमरान खान ने सदन का विश्वास खो दिया था और उन्हें प्रधानमंत्री से हटा दिया। और अगले दिन शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली द्वारा खान की जगह प्रधानमंत्री निर्विरोध चुन लिया जाता है। इसके बाद उनको 9 मई 2023 को अल कादिर ट्रस्ट के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB द्वारा इस्लामाबाद के जो उच्च न्यायालय है उसके बाहर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसा ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ था कि वहाँ के छात्रों ने छात्र आंदोलन शुरू कर दिया, हिंसा हुई, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कैसे वहाँ प्रदर्शनकारियों के मार्च के ऐलान के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पद और देश छोड़ दिया है। तो क्या ऐसे हालात अब भारत में भी बन रहे हैं? क्योंकि आए दिन छात्र आंदोलन करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं जॉब को लेकर। तो हमको डिटेन करना था, डिटेन करिए, लेकिन सर तो क्या डिटेन। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि डीप स्टेट सच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या ये रियल पावर? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।